नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली शुरू, मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी। कानपुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ले रहे हैं जायजा, बिहार, यूपी और उत्तराखंड के वज़ीर आला भी मीटिंग में मौजूद। केजरीवाल और प्रशांत किशोर साथ साथ दिल्ली असेंबली चुनाव में केजरीवाल के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर। शहरियत कानून के मामले पर नीतीश से नाराज हैं किशोर। हिंद वेस्टइंडीज वनडे सीरीज, कल से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर और केदार जाधव को टीम में मिली जगह। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली हो रही है। सोनिया गांधी के सदर बनने के बाद पार्टी की पहली बड़ी रैली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की ये रैली मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस भारत बचाओ रैली के जरिए मुआशी कसाद बाजारी, बेरोजगारी, ख्वातीन की हिफाजत और किसानों के मामले पर मोदी हुकूमत का घेराव करेगी। रैली में मौजूद यूथ कांग्रेस के वर्कर और लीडर जो टी शर्ट पहने हुए उन पर लिखा है मोदी है तो मंदी है। आज मंदी है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार है, देश जल रहा है और कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी के द्वारा भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है और लाखों लोग आज दिल्ली के सड़कों पे हैं। ये जो हम लोग रैली कर रहे हैं ये पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसके प्रति, और कांग्रेस के ने एक देश भर में कॉल दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है लोगों का ध्यान आकर्षित करें, सरकार को मजबूर करें कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ कुछ कदम तो उठाएं। सरकार बनी दोबारा तो उनकी। देश में जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार छिन रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे इस सरकार में उन्होंने स्वयं कह दिया, स्वयं उन्होंने बोल दिया है कि जो है कि आईसीयू में पहुंच गई है, सबसे बुरी हालत में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। और जिस तरह से जो है लोग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दुकानदार परेशान, हर व्यक्ति परेशान है। इन सब के लिए जो इस रैली का आयोजन किया गया है, देश में अशांति फैली हुई है और इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया, इसलिए इस भारत बचाओ रैली का आयोजन सोनिया जी ने किया। देश की तस्वीर जनता के सामने है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया है। बड़ी रैली इसलिए कर रहे हैं जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं इसको जनता के सामने रखने के लिए इतनी बड़ी रैली हो रही है। अब कम से कम उनको समझ में आएगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, कैसा चल रहा है, और मोदी जी और शाह जी जो इस देश को तोड़ने का, इस देश के विभाजन करने का जो कोशिश कर रहे हैं और लोगों में, समाज में जो झगड़ा लगा रहे हैं, इसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन फिर जारी रहेगा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर वार किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी व दीगर मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए 40 साल पहले ऐसी रैली इसी नाम से भारत बचाओ रैली हुई थी जब इंदिरा गांधी थी। उस वक्त में हालात ऐसे बने थे देश के अंदर जो आज हालात हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, काम धंधे ठप है, रोजगार जा रहा है, नौजवान को नौकरी लग नहीं रही है बल्कि नौकरी जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, हाहाकार मचा हुआ पूरे देश के अंदर। और ये मुद्दा आधारित राजनीति करने की बजाय ये लोग जानबूझ करके कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, जैसे हम राष्ट्रवादी है ही नहीं, कभी धारा 370 के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी ये लेके आ गए सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लेके आ गए। तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, असली मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट क्यों हो रही है, रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, प्याज के दाम 150 रुपए क्यों हो रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्य देश का
ऐसी गवर्नमेंट आके बैठ गई देश के अंदर जिसको देश की चिंता ही नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, जानना चाहेंगे कांग्रेस की भारत बचाओ रैली इस वक्त जारी है, क्या पूरी तरह से रैली का आगाज हो चुका है, तमाम लीडरान पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए आजम, अभी रैली का पूरी तरह से आगाज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं रैली के बाहर, रामलीला मैदान है ये, उसके बाहर खड़ा हूं। आप यहाँ देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं एक अलग अलग जगहों से। ये यहाँ कुछ लोग खड़े भी हैं जो अलग अलग जगहों के हैं, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे हैं। ये सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो जज्बा है लोगों का वो बहुत हावी है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सब लोग यहाँ केंद्र सरकार से नाराज है। ये देखिए, ये लोग, कुछ लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ से आए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये उसकी टी शर्ट पहन रखे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जो युवा हैं वो नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए कि मोदी है तो मंदी है, इस तरह की वो टी शर्ट्स पहन रखी थी, वो कटाक्ष करता है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे काफी है। आप मुरैना से आए हैं, आपका क्या नाम है? हरीश सिंडोलिया। हरीश जी, यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? देश के अंदर कदम इतनी हालत खराब हो चुकी है, जब तक केंद्र सरकार बनी है तब तक कदम इतनी हालत खराब है, लोकतंत्र का हनन हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार युवाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जुर्म, शोषण हो रहे हैं, लगातार रेप का नाम है, बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचे हुए। इसलिए लोग अपनी एक आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कदम इकट्ठे हुए हैं। आप कहाँ से आए मौलाना? हम आए नौर से, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान से आए हैं। आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर आकर आपको क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार आपकी आवाज सुनेगी? हाँ, हम इस बात से आए हैं कि ये जो मोदी सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, नए नए कानून बनाती है और विकास का काम करती नहीं। आम जन इस बात से दुखिया है, भूखमरी है, सब कुछ है, रेप का काम है और सब कुछ है। ये देखिए, सब लोग नाराज हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल की एक सरकार, बहुत खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मॉडल है। तो क्या उम्मीद है आपको इस रैली से, यहाँ से क्या दूसरी जगह भी छत्तीसगढ़ का मॉडल बनेगा? केंद्र सरकार दबाव में आएगी? इस रैली से हमें 2500 रुपये धान का कुंटल बिकेगा, ये आशा है। और मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो 25 रुपये कुंटल लेने के लिए इनकार कर रहा है। हम गरीब किसान हैं, किसानी में धान कमाते हैं, धान को तो हर हालत में 2500 में मोदी को लेना पड़ेगा और नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। आपकी राज्य की सरकार तो दे रही है, वो आपको 1850 रुपए एमएसपी भी दे रही है और फिर 650 रुपए वो आपको बोनस के तौर पे, वो अलग से आपको 2500 रुपए ही मिल रहा है। केंद्र सरकार भले ही ना ले रही हो, चावल नहीं खरीद रही ना, हम चावल बेचेंगे कहाँ? जब हमारे छत्तीसगढ़ के चावल नहीं खरीदती तो वहाँ से बिजली क्यों खरीदती है, कोयला क्यों खरीदती है, लौह अयस्क क्यों खरीदती है केंद्र सरकार? क्योंकि मनमोहन सिंह के समय में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब मनमोहन सिंह ने अनुमति दिया था, तब हमको बोनस मिला था। आज हमारा बोनस और 2500 रुपये कुंटल का चावल नहीं खरीदने के कारण हमें नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का सरकार था, बीजेपी का सरकार रमन सिंह का था, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो हमको बोनस दिए थे। अब ये केंद्र की सरकार भाजपा की थी और उससे पहले रमन सरकार की थी, तब भी तो आपको मिलता था। हाँ, बोनस मिला था, अभी हमको बोनस नहीं मिल रहा है। तो अब जो केंद्र की सरकार है वो भेदभाव कर रही है, कांग्रेस की भेदभाव कर रही है। कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव नहीं करे चाहे नहीं करे, लेकिन हम किसानों के साथ अन्याय कर रही है वो। तो यहाँ की रैली का जो आवाज है जो वो पूरे देश से गूंजेगी। हाँ, गूंजेगी और मोदी जी को सुनना पड़ेगा, 2500 रुपये कुंटल देना पड़ेगा और उनको हमारा चावल खरीदना पड़ेगा उसको। अभी जो कैब बना है, नागरिकता संशोधन बिल अब कानून की शक्ल ले लिया है, तो क्या उस पर भी चर्चा होगी? उससे सरकार पे कुछ लगता है कि कुछ असर होगा? वो आप लोगों की बात करें, क्योंकि तमाम नेता कह रहे हैं कि हम कैब का मुद्दा भी उठाएंगे। हमारे भूपेश बघेल जी जो कहेंगे उसमें हम तैयार हैं। हम किसान हैं, भूपेश बघेल भी किसान है, किसानों की समस्या को समझता है, इसलिए मोदी जी को मांग कर रहा है कि हमारा चावल खरीदो तो हम हमारे किसानों को 2500 रुपये भुगतान कर सकें बोल के।
विशाल, तो यहाँ के जो लोग हैं आप सभी देख सकते हैं कि सबका एक ही मानना है। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता आए हैं अलग अलग रियासतों से, जो कारकुन वहां पर कांग्रेस के पहुंचे, उनके मन में क्या है? क्या वो राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष देखना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी इन लोगों से भी बात करते हैं। आप यहाँ आए हैं, राहुल गांधी ने अध्यक्ष चुनाव के बाद त्याग पत्र दे दिया था, उन्होंने छोड़ दी, तो चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने? दोबारा से अध्यक्ष बने। हम प्रधानमंत्री भी उन्हें ही चाहते हैं और मैं राजस्थान कोटा से हूँ, और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो बहुत गलत है, हम उनका खंडन करते हैं। तो ये लोग हैं जो मोदी से नाराज है। आप बताइए, राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए? राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है वो, ये मोदी जी जनता लायक नहीं है। वो अध्यक्ष बने कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष बने या प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने ही है। आपका क्या मानना है? आप मानते हैं कि राहुल ने अब इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद, क्या दोबारा उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और राहुल जी इस देश के आने वाले पीएम है, ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि इस मोदी सरकार से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी। देश में बलात्कार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, किसान मर रहे हैं, व्यापार मर रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी सिर्फ सुनते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात और भाषणों में गांधी परिवार की बुराई, और कुछ नहीं उनके पास। ये है लोगों का जज्बा। बिल्कुल एक चीज और अशरफ जानना चाहेंगे कि असेंबली इंतखाबात दिल्ली में करीब है, क्या उसकी तैयारियों के तौर पर भी इस रैली को देखा जाए? अशरफ, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे, असेंबली इंतखाबात करीब है दिल्ली में, क्या इस रैली को उसकी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है? गालिबन अशरफ से हमारा राब्ता टूट गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहरियत कानून पर हो रहे एहतजाज की। हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने की इसके लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर को हो सकती है समाअत। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले दाखिल की थी अर्जी, कानून के खिलाफ दर्जन भर अर्जियां दाखिल की गई हैं। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है, शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर को हो सकती है समाअत। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले दाखिल की थी अर्जी, शहरियत कानून के खिलाफ दर्जन भर अर्जियां दाखिल की गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर समाअत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर को इस ताल्लुक से समाअत हो सकती है। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले दाखिल की थी अर्जी, कानून के खिलाफ दर्जन भर अर्जियां दाखिल की गई हैं। शहरियत कानून के खिलाफ दर्जन भर अर्जियां दाखिल की गई हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने इम्तिहानात का बाइकआउट कर रखा है, तलबा कैंपस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात मौलाना मोहम्मद अली मार्ग को तलबा ने खाली कर दिया था। तलबा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपना एहतजाज वापस लेने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान झड़पें हुई थी, जिनमें दर्जनों तलबा जख्मी हुए। पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल से जामिया मिल्लिया इस्लामियों का जो प्रोटेस्ट CA एक्ट यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो शुरू हुआ था वो अभी तक नहीं थमा है। मैं आपको अभी जामिया की ये तमाम वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किस तरह से जामिया के जो तलबा हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि CAB को वापस लेना होगा। लगातार नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी यानी कि यहाँ की मिट्टी जो है वो सबकी है। तो
तो ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा इलाका है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। ये मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, बिल्कुल यहीं पर इसी रोड पर कर पुलिस के साथ यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की झड़प हुई थी। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ के जो तलबा है वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका है और लगातार नारेबाजी हो रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, नाराजगी जाहिर हो रही है। कल से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। और एक खास बात ये बताना चाहूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आज एग्जाम होना था, लेकिन तमाम छात्रों ने एग्जाम का बाइकाट किया है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और यह प्रोटेस्ट जारी है। कैमरामैन पलाद के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई के आज़ाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत की तवक्को है। शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में शुमाल मशरक़ी रियासतों के अफराद भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून नाफिज न किया जाए। जो कल्चर है असमीज कल्चर, और हर एक रीजन में हमारा एक कल्चर होता है और सबको ये प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है। हम असमीज हैं, हमको हमारा कल्चर प्यारा है, भारत प्यारा है, हमारा स्टेट भी प्यारा है। उसमें अगर थ्रेट आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इस वक्त थ्रेट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है और सिर्फ असम के ऊपर नहीं, इवेंचुअली पूरे कंट्री पर असर पड़ेगा। और ये जितना जल्दी हम रियलाइज़ करें उतना अच्छा है। जो लोग इस वक्त उसे नहीं देख रहे हैं, जो लोग मुंह फेर रहे हैं इससे कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है असम में हो रहा है, वो लोग भी ये देखेंगे कि कितना इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रेपरकशन है। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां कांग्रेस की भारत बचाओ रैली जारी है और प्रियंका गांधी खिताब कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। मेरे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है भारत बचाओ रैली। आप सब हर शहर से, हर जिले से, देश के कोने कोने से यहाँ इस मकसद से यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये देश, ये हमारा देश क्या है और हम किन ताकतों से, किन शक्तियों से इस देश को बचाना चाहते हैं? सवाल उठता है, हमारा ये देश है क्या? ये देश एक अनोखे स्वतंत्रता संग्राम से उभरा, एक ऐसे आंदोलन से उभरा जिसने अहिंसा और प्रेम के जरिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दिया। ये देश प्रेम का देश है, अहिंसा का देश है, भाईचारे का देश है। एक दूसरे का हाथ थामने की आदत है ये देश। एक लड़की के दिल में सक्षम बनने की आकांक्षा है ये देश। एक नौजवान की आंखों में पल रहा मजबूत भविष्य का सपना है देश। एक किसान के लहलहाते खेत है देश। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की कड़ी मेहनत है देश। एक फौजी के दिल में मातृभूमि के लिए जान देने की इच्छा है देश। अच्छाई, सच्चाई और विकास का सपना है देश। और उस सपने को देखने का हक, उसका अधिकार हर नागरिक को देने वाला संविधान है ये देश। हर हिंदुस्तानी को समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान देने वाला लोकतंत्र की शक्ति देने वाला है ये देश। हमें इस देश को बचाना है क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया छाया है जिसके जरिए न समानता का अधिकार बचा है, न एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविष्य का। कुछ सालों पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही थी
कि दुनिया हमारी तरफ देखने लगी। ये कहा जाता था कि चीन की तरह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी गति से बढ़ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह मजबूत बन रही थी। विदेशी के बजाय घट रहे हैं। जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है। छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है। एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना। भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री। भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री। भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं जो यहाँ इस रैली में उपस्थित हैं, जो अपने घरों में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूं, अपनी आवाज उठाइए। ये देश आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंधकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हमें गुनाह के उतने ही दोषी होंगे जिसमें भाजपा और आरएसएस के झूठे अहंकारी और भ्रष्ट नेता हैं। कुछ दिनों पहले मैं अवध के एक किसान के घर गई। शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी। अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा। किसानी के साथ साथ लुहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका। उनकी 5 बेटियां थी, एक बेटा। नोटबंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए गया। इन्हीं परिस्थितियों में इस किसान ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कराया। अब उसके घर में 2 बेटियां और उसकी बहू 2 पोतियां रहती थी। तभी उसकी एक बेटी का बलात्कार हुआ। अपराधी प्रधान का बेटा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। ये लड़की हिम्मत नहीं हारी। हर रोज बगैर अपने पिता की मदद लेते ट्रेन में बैठकर अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती है।
रामलीला ग्राउंड में इस वक्त कांग्रेस की भारत बचाओ रैली जारी है। प्रियंका गांधी से खिताब कर रही थी और मरकज पर इन्होंने जमकर हमला बोला। आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम ने। अमेंडमेंट बिल अब ये कानून बन चुका है। इस कानून बनने के बाद भी अब पूरे देश भर में इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। खास करके असम में इसकी जो गतिविधियां हैं साफ तौर पे दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग अपनी नाराजगी सड़कों पर आकर अपने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये नजारा मुंबई का भी है। मैं मुंबई में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुंबई में आसाम के लोग हैं जो आजाद मैदान में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो बिल जो कानून बन चुका है ये उन्हें मंजूर नहीं है। उनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो साफ तौर पे ये बयान करती हैं कि इस कानून को लेकर उनका विरोध है। बड़ी संख्या में मुंबई में आसाम के लोग रहते हैं और यही नजारा आजाद मैदान का भी दिखा रहा है कि किस तरह से एकजुट होकर वो अपनी जो भाषा अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का उनका कहना है। अब कानून बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है इस बिल को हटाने के लिए, लेकिन अब भी उम्मीद है इन लोगों में कि कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनेगा जनता के बीच में और एक रास्ता जरूर निकल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद अब ये कानून बन चुका है पूरी तरह से। अब इसे किस तरह के आप लोग खास करके आसाम के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से अब तक इंटरनेट कनेक्शन टूट चुका है, लोगों की उम्मीदें हैं, अभी लोग यहाँ परेशान हैं क्योंकि वहां रहने वालों से उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हो रहे हैं तो किस तरह टेंशन भरा माहौल होगा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, खास करके महिलाओं से। आप लोग खास करके आसाम के हैं, वहां पे भी आपके लोग हैं, वहां से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कितना टेंशन भरा माहौल होता है और इस पूरे बिल या जो कानून बन चुका है उसके लिए किस तरह से नाराजगी है? नाराजगी बहुत है। पूरा नेशनल मीडिया में दिख ही रहा है आपको कैसा नाराजगी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई अपने जगह को ऐसे डिस्ट्रक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। कितना लोगों में कितना कोप है, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग देखे कि हमारा कितना गुस्सा है। इससे पहले भी ऐसे हो चुका है बहुत बार और पता नहीं क्यों सेंटर हर बार इतना स्टेप मदरली एटीट्यूड आसाम के प्रति मतलब ले रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। उसको समझना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है हम लोग एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन हमारी जो सेंटिमेंट है, हमारी जो इमोशन है एज एन असमीज, वो समझिए पहले। आप तो खुद लॉ में भी हैं, कानून जानती हैं, लगता है कानून बनने के बाद इसे हटाना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। जब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो प्रेसिडेंट डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंड कर सकते हैं। वो क्लॉज को हटाइए जो क्लॉज डाला गया है, नहीं तो उसको रिवोक कर दीजिए। कुछ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस एंटायर यूनिवर्स, हम लोग सब बोलते हैं। तो ये क्यों नामुमकिन है? एक्ट ही है ना, कुछ कीजिए। आप निवेदन है, कुछ कीजिए। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको कहा है कि कल्चर आप लोगों का खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, सच में ऐसा आपको विरोध है कि कल्चर खराब हो रहा है? जी हाँ, एक्चुअली जब 70s में 80s में प्रोटेस्ट हुआ था तब मेरी मम्मी भी बहुत एक्टिव थी उसमें। तो मम्मी वही बोल रही है कि तब से चलता जा रहा है ये प्रोटेस्ट, और क्योंकि ऑलरेडी 51 तक लिया गया था पर फिर भी असम में 71 तक 20 साल और हम लोगों ने लिया विदेशियों को। पर अभी 2014 तक अगर लेंगे, ऑलरेडी हमारी जो असमी स्पीकिंग है सिर्फ असम में नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल्स है उनकी कम्युनिटी वैसे ही कम हो गई है। ऑलरेडी बांग्लादेशी जितने हैं, ये मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है या क्या है। हम लोग असम में सब लोग बिहू मनाते हैं साथ में, सब लोग साथ में नाचते हैं, गाते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूरी इंडिया अलग है, इसमें हमारा असम अलग है। असम क्या, पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग है। सो आपको आके देखना पड़ेगा जो यूनिटी है हमारी। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2014 तक अगर आप विदेशियों को हमारे यहाँ लेकर आते हैं तो असमीज रहेंगे ही नहीं, बांग्लादेश बन जाएगा असम और नॉर्थ ईस्ट। 71 का हम लोग का अकॉर्ड का या एनआरसी का था टारगेट, 71 तक ही हम लोग लेंगे। अभी 2014 दिसंबर 24 क्या है ये कॉन्सेप्ट? 43 इयर्स और लेना पड़ेगा। मतलब कुछ सेंस नहीं मेक कर रहा, इट्स इरेशनल। और भी लोग हैं हमसे। वी आर द पीपल ऑफ असम। जब हमें आप लोगों की मदद चाहिए तब असम में सरकार ने वहाँ की नेट बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया। जो वहाँ पे लोग रो रहे हैं,
कुछ कीजिए। और एरिया की तरफ देखिए, असम की टोटल एरिया है 74,432 स्क्वायर किलोमीटर। कैसे? व्हाई असम? व्हाई चूज ओनली असम? वहाँ पे लोग रो रहे हैं यार, कुछ करो अभी। हम लोग ये कैब नहीं मानने वाले। ये थे आसाम के लोग जिनका साफ तौर पे कहना था ये जो कानून है उसे मानने वाले नहीं है। उनको उम्मीद अब भी है कि सरकार शायद एक बार फिर सोचे और इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट करे। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।